नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो महारू राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर राइट टू हेल्थ बिल के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया है। 15 फरवरी को फिर से प्रवर समिति की बैठक होगी। निजी अस्पतालों के बहिष्कार पर चिकित्सा मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी ढांचा पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप बिल लाया जा रहा है। WHO की गाइडलाइन के अनुरूप ये बिल लाया जा रहा है और जो गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। तो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार जो निजी अस्पताल वाले हैं, जो निजी डॉक्टर्स हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बिल से डॉक्टर्स को परेशानी होगी, पैसे कहां से आएंगे इलाज के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और WHO की गाइडलाइन के आधार पर आ रहे हैं और जो गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा वो भुगतेगा। कोर्ट का आदेश है, फैसला है बंगाल सरकार के संबंध में, उसी के अनुरूप हम राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं। जनता को अधिकार दे रहे हैं कि उनके कोई भी इमरजेंसी हो उसमें उनको इलाज कराने का, कोई भी हॉस्पिटल हो, 10 बेड का हमने हॉस्पिटल को कहा है। 10 बेड वाला अस्पताल किसी भी इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट को मना नहीं कर सकता है, वो इलाज करेगा ही करेगा। तो निश्चित रूप से WHO की जो गाइडलाइन है इमरजेंसी की, उसी के अनुरूप बिल ला रहे हैं। उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। WHO की गाइडलाइन का सब डॉक्टर्स को, चाहे प्राइवेट है सरकारी, सबको पालन करना होगा। पालन नहीं करेगा वो भुगतेगा। हम अपने रुख पे अडिग हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी जनता को तकलीफ इस बात से हो रही है उसके लिए हम बहुत दुखी हैं और हम बहुत व्यथित और मजबूरी में जो भी कदम हमने उठाए हैं वो हैं, जो भी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की डिसीजन इस तरह का हुआ है। परंतु मैं जरूर ये कहना चाहूंगा जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सचिव के नाते और जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य के रूप में कि सरकार को इस बिल के मामले में, इसके प्रारूप में लचीलापन दिखाना चाहिए। ये जो इसका जो प्रारूप प्रेजेंट है ये तो कतई मंजूर नहीं है चिकित्सा वर्ग को। और सौरभ सहयोगी सीधे इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, चिकित्सा मंत्री का जो बयान सामने उसके बाद तो अब यही कहा जा सकता है कि किसी भी हाल में इस बिल को लाया जाएगा। डॉक्टर चाहे जितना भी विरोध प्रदर्शन करें, हड़ताल पर चले जाएं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार का बयान आया है उससे ये स्पष्ट है कि अब बिल जो है वो सरकार लाने जा रही है। हालांकि 15 फरवरी को एक बार फिर से प्रवर समिति की जो है वो बैठक होगी और उसमें सर्वसम्मति से जो है वो निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार किन संशोधनों को सरकार मानने को लिए तैयार है और कौन कौन से संशोधन जो है वो गैर वाजिब हैं। तमाम जो प्रवर समिति के सदस्य हैं वे अपनी अपनी बात जो है वो वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद जो है वो बिल तैयार होगा। लेकिन जिस प्रकार की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत में बात हुई थी कि डॉक्टर चाहते थे कि संशोधन किया जाए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि अब डॉक्टर जो है वो पूरी तरह से विरोध में जो है वो उतर आए हैं और सरकारी योजनाओं का बहिष्कार जो है वो डॉक्टर्स ने कर दिया है। लेकिन चिकित्सा मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी ढांचा जो है वो पूरी तरह से तैयार है। हर जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं, साथ ही अस्पताल बड़े हैं, तो मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो नहीं आएंगी। इसलिए आज से जिस प्रकार का डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, ये अगर विरोध करना चाहते हैं तो वो करते रहे। सरकार किसी पर भी जबरदस्ती जो है वो नहीं कर रही है। सरकार का ये काम है कि आम लोगों को जो है वो स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो दिया जाए और उसी कड़ी में सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। साथ ही सरकार ने इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो बंगाल के लिहाज से आया था उसका हवाला जो है वो दिया है और कहा है कि उसके हिसाब से ही राइट टू हेल्थ बिल जो है वो सरकार लाना चाहती है। साथ ही WHO की गाइडलाइन की भी बात जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है कि हम चाहते हैं कि तमाम मरीजों को सभी तरह का इलाज जो है वो मिल पाए, किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो उन्हें ना हो पाए। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर्स पहले चाहते थे कि इमरजेंसी की परिभाषा क्या हो, उसको लेकर सरकार ने लचीलापन जो है वो दिखाया था। सरकार ने कहा था कि कोई मरीज अगर किसी अस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर जो है वो उसका इलाज
निजी अस्पताल करें, लेकिन उसका फंड जो है वो सरकार मुहैया कराएगी, उसका भुगतान जो है वो सरकार मुहैया सौरभ, कई कराएगी। सारे लेकिन सवाल डॉक्टर्स के मन में है इस बिल को लेकर। उनका सवाल यह है कि पैसे कहां से आएंगे और इमरजेंसी को लेकर क्या कुछ प्रावधान है, इसे लेकर भी कई सारे सवाल उनके मन में है और यही वजह है कि लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि सरकार की मंशा है कि जो मरीज पहुंचते हैं जल्द से जल्द ठीक तरीके से उन्हें उपचार मिल सके और इसी को लेकर प्रवर समिति में एक बैठक भी होने वाली है। सौरभ, ये बैठक कितने मायने रखती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। सरकार एक और कह रही है कि हम ये बिल लाकर रहेंगे, वही डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस बिल को नहीं लाने देंगे। क्या इस बैठक के बाद इस पर कोई सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए, डॉक्टर्स का एक बड़ा विरोध ये भी है कि एक जिला स्तर पर कमेटियां जो है वो बनेंगी, उसमें चाहे बात सरपंच हो, प्रधान हो, उस कमेटियों में शामिल होंगे और वे लोग जो तय कर लेंगे वही जो है वो अंतिम निर्णय होगा और डॉक्टर्स को अपील करने का अधिकार जो है वो इस बिल में नहीं दिया गया है। तो उसका भी एक बड़ा विरोध इस लिहाज से, क्योंकि उनको यह कहना है कि जिला स्तर पर ब्लैकमेल करने का तरीके जो है वो खोजे जाएंगे, डॉक्टर्स को प्रेशराइज जो है वो जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। तो ये एक बड़ा विरोध है और ये जायज भी है कि आमतौर पर ऐसे देखने को मिलता है कि कई बार किसी पर्टिकुलर मामले में जो है वो डॉक्टर्स को दबाने की कोशिश होती है। लेकिन प्रवर समिति की जहां तक बात है तो इसमें तमाम जो अलग अलग दल हैं उनके विधायक जो है वो इसमें शामिल है और ये पहली बार है कि इस बिल का विरोध किसी भी पार्टी द्वारा जो है वो नहीं किया गया है। तमाम पार्टियां जो है वो इसमें सरकार के साथ में है। यानी ये साफ है कि स्वास्थ्य का जो अधिकार का बिल है वो पूरी तरह से आएगा। इसमें संशोधन किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स ने अलग अलग संशोधन की शायद बहुत जरूरत होगी, क्योंकि डॉक्टर्स के सामने कई सारे सवाल है, इसे लेकर चिंताएं हैं और इस पर कुछ सोल्यूशन निकालना भी बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों के लिए। और राइट टू हेल्थ बिल पर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर समिति बनाई गई थी, आज सदन में ये समिति अपना रिपोर्ट रखेगी। अब इस संक्रांत तक इसे बढ़ा दिया गया है। 31 जनवरी को 13 फरवरी तक समय बढ़ाया गया था। तो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के बजट सत्र का दूसरा चरण, इसे लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही लगातार जारी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। सदन में बजट पर चर्चा की जा रही है। आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी में है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह बजट जो मुख्यमंत्री जी ने रखा, बजट में फर्क देखो सभापति महोदय। केंद्र सरकार का बजट अमृतकाल का पहला बजट 25 साल इस हिंदुस्तान की हालात और हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान बनाने के संकल्प का बजट था और आपके बजट की हवा 25 मिनट में भी निकल गई। सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। निश्चित तौर पर किसी भी बजट के अंदर जो लोगों को उम्मीद होती है वो होती है आधारभूत संरचनाएं बनेगी, हमारे विकास के काम हो गए, और बजट के अंदर उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल आउटले, इसकी बात को लिखा गया है। मैं सदन का ध्यान बजट 2023-24 के पेज 166 पैरा 266 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसमें बजट साइज क्या है? मर्गोपाय अग्रिम सहित वेतन के साथ 3,90,856 करोड़ 48 लाख, बहुत बड़ा साइज है। और मैं समझता हूं इस बजट साइज के अंदर जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, असेट्स बनेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? मैं सदन का ध्यान बजट एट ग्लांस लिख लो आप चाहे, 2023-24 पेज 10, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक टेबल है, उसमें बताया है 38,061 करोड़, यानी पूरे बजट साइज का 9.7%। और यही नहीं, यह बजट एट ग्लांस में पेज 5 पर एक ग्राफ बनाया है, रुपीज गोज टू, पैसा रुपया कहां जाता है, उसमें लिखा है कैपिटल आउटले में जो पैसा का प्रावधान किया है वो है 9.74%, 1 रुपए में 9 पैसा। मुझे बड़ा अफसोस है सभापति महोदय, एक और केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर
इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 10 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया, पिछली बार से 33% बढ़ाया। और दूसरी तरफ मैं नेता प्रतिपक्ष को क्या कहूं, महामहिम राज्यपाल के नाम से संबोधित भी नहीं कर सकता, पर आज क्योंकि विराजे हैं मैं आप इसे कहूंगा, ये जो कैपिटल आउटले इन्होंने लिखा, इनके दस्तावेजों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की राशि तय की। आज अगर मैं पढ़ना चालू करूं, पैरा नंबर 93 में 6500 करोड़ की सड़कें बनाएंगे, पैरा नंबर 94 में 3750 की मिसिंग लिंक बनाएंगे, पैरा नंबर 95-96 में 1250 के राजमार्ग बनाएंगे और 625 करोड़ के गांव की सड़कें बनाएंगे, पैरा नंबर 97 में जल जीवन मिशन जो सड़कें टूट गई उनके लिए 1250 का प्रावधान कर दिया, 98 में इंटरलिंक के 2000 करोड़ का प्रावधान कर दिया, पैरा 102 में सुंदरीकरण पर 1800 करोड़ का कर दिया, पैरा 106 में 11,255 की पेयजल की योजना घोषणा कर दी, 107 में तो वहीं इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में इस दौरान विधायक सेम लोढ़ा, विधायक ज्ञानचंद पारख, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कालीचरण भी मौजूद रहे। डॉक्टर सीपी जोशी ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। तो नए नेता प्रतिपक्ष पर चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। राजेंद्र राठौड़ का नाम इस रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहा है, तो वहीं ज्ञानचंद पारख का नाम भी लगातार अब सुर्खियों में है। आधा दर्जन नामों पर पार्टी में से लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया और अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अब अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि ये चुनावी साल और ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जाए जो पार्टी को जीत दिला सके। फिलहाल रेस में सबसे आगे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई और नाम भी आगे चलते चले जा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी इसे लेकर चर्चाओं में रहती है कि बीजेपी कई चौंकाने वाले फैसले करती है, ऐसे में हो सकता है कि जो नया नेता प्रतिपक्ष बने वो फैसला भी, वो नाम भी सभी के लिए चौंकाने वाला हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई कतार में रहे या कोई अपना नाम चलाए, ऐसी संस्कृति नहीं है। हमारा आला कमान, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जिस किसी को जिम्मेवारी देंगे उसके साथ काम करेंगे। पहले गुलाब जी को जिम्मेवारी दी थी, उनके साथ काम किया, अगर और किसी को जिम्मेवारी देंगे तो उनके साथ। लेकिन नेचुरल का जो क्लेम है वो तो आप ही का बनता है। कोई नेचुरल क्लेम नहीं होता। राजनीति के अंदर हमारे 66 लोग सोच समझकर उचित समय पर चुनावी साल में निर्णय करते हैं। फिर भी आपको जिम्मेदारी मिलती है तो जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, जिस भी भूमिका में मिलेगी, जैसे भी आज तक मिली है उसको निभाने की कोशिश की आगे जिम्मेदारी। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चुनावी साल है, शीर्ष नेता सोच समझकर फैसला लेंगे, जिसको भी जिम्मेदारी देंगे उसके साथ काम करेंगे। जो भी जिम्मेदारी आज तक पार्टी ने दी है उसे पूरी शिद्दत से निभाने की कोशिश की है। तो जब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से ये सवाल किया गया कि अगला प्रतिपक्ष कौन होगा, इसे लेकर उन्होंने ये जवाब पेश किया। और भीलवाड़ा से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। नगर परिषद की साधारण सभा में हंगामा हुआ। छात्रावास जमीन आवंटन को लेकर यह हंगामा हुआ है। कांग्रेस के पार्षद लगातार हंगामा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सभी समाज को बालिका छात्रावास देने की मांग की जा रही है। तो नगर परिषद की यहां पर बैठक चल रही थी और ये बैठक एक बार फिर से हंगामे की भीड़ चढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पार्षदों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर नगर परिषद की बैठक चल रही थी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं की जानी थी, लेकिन जब पार्षदों का गुस्सा फूटा तो एक बार फिर से कुछ इसी तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई है। तो साधारण सभा में ये हंगामा आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्षद यहां पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। छात्रावास जमीन आवंटन को लेकर यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर बैठक के बीच हंगामा शुरू कर दिया। सभी समाज को बालिका छात्रावास देने की मांग की जा रही है। सहयोगी राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से राहुल, जो बैठक है वो हंगामे की भीड़ चढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी क्या कुछ मौजूदा हालात वहां पर और क्या कुछ मुद्दे उनकी ओर से पेश किए जा रहे हैं? जी, ये नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक होती है जिसमें विकास बिंदुओं पर चर्चा की जाती है।
जो आने वाले समय में जो विकास किए जाएंगे, जो बिल पास किए जाएंगे विकास के, उन पे चर्चा की जाती है। पर जिस प्रकार से आज जो ये हंगामे हो रहे हैं, तो जो आमजन है जो ये विचार करके बैठते हैं कि हमारा इस सभा के बाद जो विकास के कार्य हैं गति पकड़ेंगे, वो नहीं पकड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन तो बालिका छात्रावास को लेके एक बिल पास हुआ, तो उससे कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि एक समाज को क्यों दिया जा रहा है, सभी समाजों को दिया जाए। उससे सभापति राकेश पाठक ने कहा कि आप नहीं चाहते उस समाज को छात्रावास मिले। इस पे कांग्रेस पार्षद हंगामा करने लगे कि हमने ऐसा नहीं कहा, हम ये चाहते हैं कि सभी समाज को मिले, सभी समाज है उनको बराबर बालिका छात्रावास मिले। इसको देखते हुए लगातार हंगामा जारी रहा और हंगामे को देखते हुए जो भाजपा पार्षद थे वो भी उग्र हो गए। कहीं ना कहीं दोनों जो भाजपा और कांग्रेस के पार्षद थे उनमें धक्का मुक्की भी हुई, आपस में उलझे भी। इसको देखते हुए वहां पे जो गार्ड खड़े हुए थे वो बीच बचाव में आए और ये सभापति राकेश पाठक को बीच बचाव में आना पड़ा, नेता प्रतिपक्ष ओम नारायण को बीच बचाव में आना पड़ा। जिस प्रकार से हंगामे की भेंट ये चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो साधारण सभा बैठक है, कहीं ना कहीं जो लोगों के विकास के कार्य होने चाहिए थे, विकास पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर ये चर्चा नहीं हो रही है। जिस प्रकार से ये सभा अभी भी चल रही है, लगातार हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कोई ना कोई हंगामा किए जा रहे हैं पार्षद। बिल्कुल राहुल, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। पार्षद है, एक जिम्मेदार पद पे हैं, इस तरीके से वहां पर हंगामा कर रहे हैं। अपनी बात को रखने का अलग तरीका भी तो होता है, अपनी बात को रखते, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं है उनकी। प्रियंका बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ आए हैं, आप पे चर्चा की जा रही है, आपको बिंदु बता दिए गए हैं कि इन पे चर्चा होगी, ये बिल पास होंगे। आपको अगर नहीं पसंद है तो अपनी बात रख सकते हैं, पॉइंट आउट करवा सकते हैं। ये पॉइंट आउट नहीं करवा रहे हैं, चाहे भाजपा के पार्षद हो चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो। तो इनके झगड़े में जो झगड़ा हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये जो सभा है, जो उसमें बिल पास किए जा रहे हैं, जो विकास के कार्यों के बिल पास किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप पास हो जा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, उसमें लोगों का भला नहीं हो रहा है, उसमें पार्षदों का जो स्वार्थ कहीं ना कहीं देखा जाए, अपनी बात रखने का जो उनका स्वार्थ है वो सिद्ध हो रहा है और कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है अभी। बिल्कुल राहुल, और इस तरीके की जो तस्वीरें अब बेहद आम हो चली है, कभी भी कहीं भी बैठक हो रही है तो इस तरीके से पार्षदों का हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसमें सुधार होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नगर निगम के बजट भाषण के दौरान हंगामा हुआ। मेयर को बीच में ही बजट घोषणा रोकनी पड़ी। मेयर के आसन तक कांग्रेस पार्षद पहुंच गई। अंजना खत्री मेयर के टेबल पर हाथ मारते हुए हंगामा करती हुई नजर आई। 419 करोड़ का बजट यहां पर पेश किया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बैठक में हंगामे की तस्वीरें बेहद आम हो चली हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब बैठक चल रही होती है, कहीं अहम विषयों पर चर्चाएं हो रही होती हैं, उस दौरान पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता है। एक बार फिर से बीकानेर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कांग्रेस पार्षद का हंगामा देखने को मिला। मेयर के टेबल तक अंजना खत्री पहुंच गई और हाथ मारते हुए यहां पर हंगामा किया। बता दें, आज यहां पर 419 करोड़ का बजट पेश किया जाना था। इससे विकास के काम होते, लोगों के भलाई के लिए यहाँ पर काम किए जा रहे थे, लेकिन इस दौरान एक बार फिर से एक पार्षद का गुस्सा फूटा और ये बैठक हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। बजट भाषण के दौरान ये हंगामा हुआ है। यहाँ पर बजट पेश किया जा रहा था, इसी को लेकर यहाँ पर भाषण दिए जा रहे थे, स्पीच दिए जा रहे थे, लेकिन मेयर को हंगामे के बाद इस घोषणा को बीच में ही रोकना पड़ गया। तो मेयर यहाँ पर बजट पेश कर रही थी, इसी को लेकर यहाँ पर भाषण चल रहा था, लेकिन मेयर के आसन तक जब एक कांग्रेस पार्षद पहुंच गई तो इसके बीच मेयर को ये बजट बीच में ही रोकना पड़ गया। तो तकरीबन 419 करोड़ का आज बजट यहां पर पेश किया जा रहा था, लेकिन इस बीच हंगामे की शुरुआत हो गई और तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरीके से यहां पर पार्षदों में गुस्सा देखने को मिला। अब इसके पीछे वजह क्या रही ये थोड़ी देर बाद पता चल सकेगा, लेकिन जिस तरीके से पार्षद अंजना खत्री मेयर के टेबल तक पहुंच गई, ये चीजें ठीक नहीं है। इस तरीके से कम बजट घोषणा में नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोगों का विकास हो सके और बजट ठीक तरीके से पेश किया जा सके। मनीष दाधीच सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, किस बात पर पार्षद को इतना गुस्सा आ गया जो सीधा मेयर के टेबल तक पहुंच गई? बीकानेर नगर निगम का आज बजट पेश किया जा रहा है और काफी हंगामे के बीच में इस निगम के बजट को पेश किया जा रहा है, जिसमें मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित जैसे ही अपना बजट पेश करने लगी, उसी वक्त बीकानेर जो नगर निगम के जो पार्षद है कांग्रेस के, वो मौके पर पहुंच गए और काफी जमकर के हंगामा किया। उन्होंने निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और साथ ही साथ में जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस की चेतना और उसके अलावा अंजना खत्री ने तो मेयर के जो सदन है, जो उनकी जो टेबल है वहां तक वो पहुंच गई और मेयर के टेबल पर हाथ रख करके जमकर के हंगामा बरपाया। लेकिन इस दौरान एक बार ऐसे हालात हो गए कि मेयर को बीच में ही अपना अभिभाषण जो है वो रोकना पड़ा।
बजट पेश करने से मेयर को रुकना पड़ा। वहीं पर मेयर ने जब सुरक्षा कर्मियों को बुलाया तो पूर्व सुरक्षा कर्मी ही मौजूद थे, महिला सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं होने के चलते जो महिला पार्षद थी उसको वहां से काफी देर तक समझाने के बाद में हटाया गया। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी पार्षदों का जो बहुमत है उसके बहुमत के चलते निगम ने सर्वसम्मति से ये बजट जो है वो पेश कर दिया गया। काफी हंगामेदार ये बैठक रही। कांग्रेस पार्षद अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। जी, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं मनीष कि हंगामे के बीच बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन जब अंजना खत्री वहां पर पहुंची होंगी तो और भी हंगामा बढ़ा होगा, कुछ और पार्षद वहां पर मौजूद रहे होंगे, उन्हें भी गुस्सा आ गया होगा इसे लेकर। ये निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्षद हैं वो लगातार हंगामा बरपा रहे थे और इस दौरान जो मेयर हैं वो अपना बजट भी पेश करती जा रही थी। लेकिन एक वक्त पर ऐसे हालात पैदा हो गए कि जो मेयर हैं उनको बीच में ही अपना भाषण रोकना पड़ा, बजट पेश करने से रोकना पड़ा। हालांकि जो ये बीकानेर का जो बजट है ये लगभग 419 करोड़ का बजट पेश किया गया है मेयर की ओर से, और वहीं पर पिछली बार की जो बजट था उसकी तुलना में ये 50 करोड़ ज्यादा बजट बताया गया है। हालांकि बजट की दृष्टि से देखें तो मेयर ने काफी घोषणाएं की हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से बीकानेर के जो हालात हैं ये किस तरह से बजट का क्रियान्वित होती है और किस तरीके से जो धरातल पर ये उतरेगा बजट ये बाद में ही देखने को मिलेगा। लेकिन आज भी जो बीकानेर वासी हैं वो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, क्योंकि बीकानेर में जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है, सड़कें यहाँ पर दिखाई नहीं देती बल्कि गड्ढे ही गड्ढे हैं। वहीं पर सीवरेज की जो समस्या है उससे भी आमजन काफी परेशान रहता है। लेकिन बिल्कुल मनीष, समस्याएं काफी सारी हैं और इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बजट भी पेश किया जा रहा था, लेकिन ये बेहद निंदनीय है जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा किया गया। तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। नगर निगम के बजट भाषण के दौरान ये जो हंगामा हुआ, जब यहाँ पर पार्षद अंजना खत्री मेयर के टेबल तक पहुंच गई और जमकर हंगामा बरपाया। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से पूछताछ खत्म हो चुकी है। ओएसडी लोकेश शर्मा से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही थी और फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। ओएसडी से क्राइम ब्रांच की पूछताछ खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे तक लोकेश शर्मा से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करती रही। फोन टैपिंग से जुड़े सवालों पर कई सवाल दागे गए। लगातार 1.5 घंटों तक उनसे पूछताछ चलती रही। लोकेश शर्मा ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लिखित और मौखिक रूप से सवालों के जवाब दिए गए हैं। 2021 में एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें गजेंद्र सिंह जी ने, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनका कोई फ़ोन टेप हुआ है जिसमें उनकी आवाज़ बताई जा रही है, और उसी आरोप को लगा के एक एफआईआर दर्ज हुई और दर्ज में मेरे ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए कि मैंने कोई फ़ोन टेप किया है, जबकि वास्तविकता ये है कि फ़ोन टेपिंग से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उस एफआईआर के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि उसको खारिज किया जाए, क्योंकि जुडिक्शन जो है वो राजस्थान का है, राजस्थान से संबंधित बातें उसमें बताई जा रही हैं। तो हमारा ये कहना था कि उसको खारिज किया जाए या उसे राजस्थान शिफ्ट किया जाए। तो उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। लगातार तारीखें उस पर हो रही हैं और अगली तारीख उसमें 20 फरवरी है जी। तो अगली तारीख। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर क्रय विक्रय सहकारी समिति चुनाव को लेकर हंगामा हो गया। सहकारी समिति के गेट पर तालाबंदी का धरना प्रदर्शन किया गया। सहकारी समिति से वोट काटे जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। समिति के करीब 1800 सदस्यों के काटे गए वोट, बिना सूचना के वोट काटने को लेकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। आज 9 से लेकर 1 बजे तक ये हंगामा किया गया। और हनुमानगढ़ में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां चिश्तिया मोड़ के पास गुड़ से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। इस भीषण हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं खलासी घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक ट्रक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा, जिसके बाद चालक और खलासी को ट्रक से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई। वहीं खलासी का इलाज लगातार जारी है। वहीं पुलिस ने ट्रक को नहर से बाहर निकाल लिया है, जिसके बाद ट्रैफिक सुचारू कर दिया गया। मोड़ पर ट्रक पलटा हुआ है, तो सूचना मिलने पर हमारे जगदीश चंद्र जी इंस्पेक्टर मौका पर, मैं जाब्ता के और चेतक वगैरह वहां गए तो 2 व्यक्ति फंसे हुए थे, तो दोनों को निकाला और प्राइवेट एम्बुलेंसों से
हॉस्पिटल भिजवाया। तो एक की तो ड्राइवर था जो ये सलमान खान, जिसकी तो मृत्यु हो गई दौरान इलाज, और जो उसका खलासी है इफ्तिकार, उसका इलाज चल रहा है। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।